चलो ध्यान दो। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन. कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज पढ़ा होगा. रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी. और इसमें एक चीज सुना होगा, ये जो पार्ट होता है ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये चीज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो बेसिकली ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में ई पर पावर माइनस ई ए वाला पार्ट दे रखा है 209.5 किलो जूल, तो 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई आर टी. आर का वैल्यू तो हम लोग को 0.0821 ही लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर वाला पार्ट दे रखा है 581. 581 इंटू 0.0821. बड़ा भारी कैलकुलेशन नहीं है ये. कुछ और वैल्यू दिया, किसका ये डाउट है वैसे? सैकत का डाउट था ना शायद से. हाँ सैकत का डाउट है. अह, यार मतलब अगर कुछ और वैल्यू नहीं देगा, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट का वैल्यू नहीं देगा, तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बिना कैलकुलेटर के. 209.5 किलो जूल. कोई और ऑप्शन है क्या? 5 इंटू 4 करेंगे तो भी ऑप्शन नहीं है. 0.0821 अगर लेके चलते हैं तो भी कोई ऑप्शन एक्सेस दिखाई नहीं दे रहा. 8 ये 24 तो भी कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा. कुछ भी कैंसिल आउट होने का ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा. कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है इसमें. ये वैल्यू कहीं ना कहीं से दे रखा होना चाहिए. अगर ये वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग फिर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. बाकी होगा इतना ही आंसर, ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी. यहाँ से हम लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलो. तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. कुछ बुकलेट में होमवर्क दिया था तुम लोगों को, बता भी जल्दी. नो सर. नहीं सर. ओके. तो क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के डिस्कशन में SN1 रिएक्शन जस्ट डिफाइन किया था. इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं दूसरे वाले में, कि कितना ही पढ़ाया था, तो इसको अलग से रख लेते हैं. लेक्चर नंबर 7. ओके. अच्छा, इसमें कॉपी नहीं किया है. एक मिनट भाई. लेक्चर नंबर 7. लेक्चर नंबर 7 वाले पार्ट में क्या हो गया है भाई? हाँ. लेक्चर नंबर 7 वाले पार्ट में रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो ना दो. लास्ट क्लास में हम लोग SN1 वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे थे, और SN1 वाले पार्ट के डिस्कशन में एक चीज बताया था. सबसे पहले स्टेप वाले पार्ट में जो हम लोग का स्लोएस्ट स्टेप या फिर RDS वाला पार्ट भी होता है. सबसे पहले स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट रिमूव होता है, और लिविंग ग्रुप रिमूव होने के बाद एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है. तो जैसे मान लो हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो एक पॉइंट मेंशन कर रखा था तुम लोगों को, या फिर केमिकल काइनेटिक्स में सुना भी है, कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पहला चीज. उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं. मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम लोग को मेंशन करते हुए चलना होगा. तो जैसे स्टेप देख के मालूम पड़ गया हम लोगों को कि इस रिएक्शन वाले पार्ट में, एक सेकंड थोड़ा लाइन करो. चलो ध्यान दो.
जैसे सबसे पहले वाले केस में हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे थे यहाँ पे कि कार्बोकेटायन वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा था पहले स्टेप में, और अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट भी हो सकता है। इस एक चीज़ का हम लोग को बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना होगा जहाँ जहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद ये चीज़ मेंशन किया था कि हम लोग के पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो स्टेप है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी कंज्यूम होता है। तो एनर्जी हम लोग सराउंडिंग से अगर एब्जॉर्ब करते भी हैं तो ये मुश्किल प्रोसेस है। बॉन्ड बनना आसान प्रोसेस है, और उसमें भी यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है। इसका मतलब बॉन्ड आसानी से बनना चाहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। सेकेंड पार्ट बॉन्ड फॉर्मेशन का है जो इजी प्रोसेस है। फर्स्ट पार्ट बॉन्ड ब्रेकिंग का है जो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स का हम लोग को ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हम लोग मान लो इस रिएक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें, तो एक चीज़ तुम लोगों को जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में भी, रिएक्शन मैकेनिज्म। जब भी कभी हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ वाला पार्ट हमेशा हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट से लिखा करते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट के हिसाब से जब हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उस केस में रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दैट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, इस चीज़ को जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ किया करते हैं, सबस्ट्रेट। तो इस केस में rate will be directly proportional to concentration of substrate in the rate determining step, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कि पूरा का पूरा जो R के साथ लिविंग ग्रुप है ये सबस्ट्रेट बन गया। इस चीज़ को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एग्जिस्ट करा रहे हैं। इसका मतलब रेट लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाले पार्ट को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके रिप्लेस करना चाहे तो कांस्टेंट के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऐसा आराम से मेंशन किया जा सकता है पहला चीज। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एक छोटा सा ग्राफिकल पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ बनाते हैं, मान लो ऐसा एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो दिख रहा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो वाई एक्सिस पे रेट है, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट है, वाई इज इक्वल टू के एक्स। वाई इज इक्वल टू के एक्स वाला पार्ट मतलब ये स्ट्रेट लाइन के जैसा ग्राफ आराम से आ जाएगा। ये हम लोग का पहला ग्राफ निकल के आ गया। और दूसरा एक और ग्राफ है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तब इस केस में क्या होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर एग्जिस्ट भी कर रहा है तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल पर पावर जीरो है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है पूरा का पूरा रिएक्शन वाला पार्ट। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो रेट वाले पार्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के साथ साथ हम लोग का रेट वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। हम लोग ये ग्राफ आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लो, रेट लॉ के एक्सप्रेशन वाले पार्ट का नोट कर इसको। सर ये हम लोग न्यूक्लियोफाइल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं सर? मेरा मन। एक तो ये पार्ट ध्यान रखना है, और दूसरा जैसे हम लोग जब रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट का डिस्कशन किए थे बेसिक्स वाले पार्ट में, तो ऑल्दो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम का पार्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। बेसिक्स वाले पार्ट में जैसे SN1 SN2 E1 E2 ये सब के ग्राफ मालूम होने चाहिए। जैसे मान लो सबसे पहला ग्राफ अगर हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 वाले पार्ट में, तो ग्राफ हम लोग हमेशा
एनर्जी वर्सेस टाइम या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब कैसे कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो टाइम ही है बेसिकली वहाँ पे। तो सबसे पहला चीज ये कि आर वाले पार्ट के साथ लिविंग ग्रुप था, फिर यहाँ से आर प्लस बना और उसके बाद हम लोग आर के साथ न्यूक्लियोफाइल डाले। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, हम लोगों का जो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं हम लोग, उसके एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में हम लोग को इससे मतलब है कि हम लोगों का कार्बन चेन का वेरिएशन कैसा चल रहा है। तो कार्बन चेन के वेरिएशन वाले पार्ट में पहले सबस्ट्रेट था, फिर कार्बोकेटायन बना, फिर वापस से सबस्ट्रेट की जगह पे न्यूक्लियोफाइल से अटैच्ड हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। तो पहला चीज ये कि हम लोग का 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है मतलब एक इंटरमीडिएट होगा, तो एक इंटरमीडिएट वाला पार्ट रहेगा, एक रिएक्टेंट वाला पार्ट रहेगा, एक प्रोडक्ट वाला पार्ट रहेगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो जैसे एक चीज ध्यान रखना, इन जनरल अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है और प्रोडक्ट वाला पार्ट अल्कोहल है। तो अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा, फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एफ नहीं रहता है, Cl Br या फिर आयोडीन रहता है। और इन सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन या कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल, मान लो NH2 ले लिया, तो यहाँ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये सारे के सारे स्पीसीज। तो अगर हम लोगों के अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी है वो भी कम होगा, और कंपाउंड का स्टेबिलिटी अगर कम है तो एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होगा। हम लोग ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। आदित्य, तुमको आवाज नहीं आ रहा है क्या? मैं वीडियो क्यों ऑन कर रखा है? हाँ, तो हम लोगों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉरी कम सर। होने के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम होने की वजह से हम लोगों का जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है मतलब हाई एनर्जी पे रहेगा। वैसे एक और चीज सोच के देखना हमेशा, पूरा का पूरा जो रिएक्शन हम लोग लिखे इसमें कहीं भी हीटिंग नहीं लिख रखा है, रिएक्शन अपने आप से हो रहा है। तो जब भी रिएक्शन अपने आप से होगा तो इसके पीछे इन जनरल रीजन यही रहता है कि रिएक्टेंट वाला पार्ट हाइयर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि हाइयर से लोअर एनर्जी पे जाने की टेंडेंसी किसी की भी रहेगी। तो अगर रिएक्टेंट हाइयर एनर्जी पे है और यहाँ से इसको लोअर एनर्जी पे मूव करना है तो आसानी से मूव करना चाहेगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन तब हो पाएगा जब हम लोग हीट देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, लोअर से अगर हायर जाना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाते हैं इस चीज को कि लोअर से इलेक्ट्रॉन को उठा के हायर एनर्जी स्टेट में डालना होता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो फोटोन इमिट करता है। तो जब भी नीचे से ऊपर जाना होगा तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, वो हीट दें चाहे सनलाइट दे चाहे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दें, लेकिन एनर्जी बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाने के लिए एनर्जी हम लोग को नहीं देना पड़ेगा। बड़ा सा सिंपलिस्टिक सा चीज है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, पहला चीज। तो अगर हम लोग इस पूरे रिएक्शन में हीट नहीं दे रहे, इसका मतलब हम लोग हायर से लोअर एनर्जी पे ही मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं रिएक्टेंट वाला पार्ट हायर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है। बट ज्यादा प्रिसाइज रीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंसिडर करना, अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, जबकि हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्कोहल, अमाइन, अमाइड, इस तरह का कुछ भी पार्ट बनेगा, यहाँ का बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा निकल के आता है। तो हम लोग के स्ट्रक्चर में रिएक्टेंट वाला पार्ट हाइयर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा, पहला कंसिडरेशन ये। कार्बोकटायन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये पार्ट बहुत अनस्टेबल होगा, इसका एनर्जी तो हाइयर रहेगा ही रहेगा। मतलब इसको हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कंपेयर कर भी नहीं रहे, क्योंकि कार्बोकटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और स्टेबल स्पीसी यहाँ पे बन नहीं सकता क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस केस में कार्बोकेटायन हमेशा हायर एनर्जी पे होगा, रिएक्टेंट वाला पार्ट थोड़ा लो एनर्जी पे और प्रोडक्ट सबसे लोएस्ट एनर्जी पे। तो इस केस में एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते वक्त हम लोग रिएक्टेंट वाले पार्ट से कार्बोकेटायन में जाएंगे, और क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप था तो इस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट हाई दिखना भी चाहिए। फिर यहाँ से प्रोडक्ट में जाना है अपने को, तो उस केस में हम लोगों का लोअर एनर्जी में मूव करना, हम लोग इस टाइप से डायग्राम आराम से बना सकते हैं। तो इतना डायग्राम तुम लोगों को एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट में मालूम होना चाहिए। इस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही SN1 रिएक्शन आया ये डायग्राम वाला पार्ट मेंशन कर लिए, जिसमें 2 स्टेप में रिएक्शन है, इसीलिए हम लोग के पास 2 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं और एक इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ऐसा डायग्राम मेंशन करके चल रहा है हम लोग, नोट डाउन कर लो डायग्राम।
अगर डायग्राम नोट कर लिया तो फिर हम लोग अगले वाले फैक्टर्स पे जाना शुरू करेंगे और इसके आगे वाले सारे पॉइंट्स का हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। सबसे पहला हेडिंग इसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। हेडिंग डाल दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, SN1 SN2 E1 E2 हर जगह पे फैक्टर्स वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे डायरेक्टली थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर जो इसके एप्लीकेशन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है यहाँ पे। चलो ध्यान दो, सबसे पहला तो हम लोग का ये कंसिडरेशन था, ऊपर अभी जस्ट मेंशन किया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या फिर रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये चीज वैसे काइनेटिक्स में भी पढ़ रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पहला पॉइंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हायर रेट ऑफ SN1। ऑल्दो इस चीज के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इस चीज के ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहिए कभी भी। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। जो हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो आर के साथ लिविंग ग्रुप वाला पार्ट था, उसके साथ कार्बोकेटायन था। तो एक चीज सोच के देखो, सबसे पहले स्टेप में हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे अगर मान लो लिविंग ग्रुप हट रहा है और कार्बोकेटायन बन रहा था और ये डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जब तक लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा तब तक कार्बोकेटायन भी नहीं बनेगा, ऐसा बोला जा सकता है। मतलब लिविंग ग्रुप अगर अच्छा हुआ तो जल्दी हटने के टेंडेंसी में होगा, और जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकेटायन उतना ही जल्दी बन जाएगा, ये चीज बोला जा सकता है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी से हम लोग यहाँ के बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी को अटैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का फिर पहला स्टेप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे सेकेंड फैक्टर में लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात कर सकते हैं। सेकेंड वाले फैक्टर में हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जिस चीज को हम लोग न्यूक्लियोफिगैलिटी भी बोलते हैं, हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, higher rate of SN1, higher rate of SN1। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, और इस चीज का भी ध्यान रखना, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में करा रहे थे। तो इस केस में जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको स्टेटमेंट के जैसा ही हम लिख रहे हैं, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन द RDS, in the RDS, therefore higher stability of carbocation, एरो देके हायर रेट ऑफ SN1, हायर रेट ऑफ SN1। और जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट वाला पार्ट है, इन दोनों पॉइंट के हिसाब से हम लोग एक चीज को रिलेट कर सकते हैं, और ये पार्ट तुम लोग को याद रखना होता है इन जनरल, लेकिन ऐसा रट करके मत बैठ जाने की यही एक फैक्टर होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्योंकि हम लोग अभी अल्काइल हैलाइड के ऊपर मोस्टली डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में इस चीज को एसोसिएट कर सकते हैं। एक एसोसिएशन ऐसा होता है कि अल्काइल आयोडाइड हो, अल्काइल ब्रोमाइड हो, अल्काइल क्लोराइड हो, या फिर अल्काइल फ्लोराइड हो, तो इन चारों में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, पहला कंपैरिजन। और दूसरा पार्ट, अगर हम लोग का हैलोजन वाला पार्ट सेम हो
लेकिन डिग्री वाला पार्ट हम लोग का अलग होता चला जाए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर CH3X। तो इन चारों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ की बात कर लेते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा। तो इस केस में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, पहले वाले केस में I माइनस लिविंग ग्रुप है, दूसरे वाले केस में Br माइनस लिविंग ग्रुप है, तीसरे वाले केस में Cl माइनस, चौथे वाले केस में F माइनस। इन चारों में सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप I माइनस है, क्योंकि वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो I माइनस अगर सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब सबसे जल्दी हटेगा, सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, सबसे फास्ट रिएक्शन। फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और F माइनस वाला पार्ट। तो इस केस में हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड का, अल्काइल क्लोराइड का और सबसे लास्ट में अल्काइल फ्लोराइड का। एक ये ऑर्डर ध्यान रखना है पहला। और उसके बाद सेकंड पार्ट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इन जनरल ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम इन जनरल की बात कर रहे हैं। अगर केवल अल्काइल कार्बोकैटायन रहा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अभी जस्ट ऊपर लिखवाया, हाइयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाइयर रेट ऑफ SN1। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लास्ट में हम लोग CH3X की बात कर सकते हैं। नोट कर लो। और इन सबको नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पॉइंट को थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना, क्योंकि इस तरह का पॉइंट आगे कहीं भी नहीं आता, बहुत यूनिक टाइप का पॉइंट होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना होता है। पॉइंट मेंशन कर लो। पोलर प्रोटिक मीडियम, मीडियम फेवर्स SN1 रिएक्शन। जब हम लोग मीडियम की बात कर रहे थे तो मीडियम वाले पार्ट में पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर मीडियम इस टाइप का पार्ट था। उसमें पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट SN1 रिएक्शन को फेवर करता है और E1 रिएक्शन को ही फेवर करता है। E1 जब आएगा तो वहां पे हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे आराम से। फेवर्स SN1 रिएक्शन, नोट कर लो। और एक छोटा सा पॉइंट और हम बात कर रहे हैं जो भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस उसमें एक चीज है, जैसे हम लोग जब कर रहे होंगे तो जैसे इस तरह का सवाल हम बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का समझते हैं, तुम्हारे लिए पूछना थोड़ा एब्सर्ड है, बट हो सकता है NTA वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसीलिए हम इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN1 रिएक्शन, ऐसा है तो। बट इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, हाइयर पोलैरिटी ऑफ मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पार्ट जितना हाई होगा, पोलैरिटी वाले पार्ट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों चीज कंसिडर कर सकते हैं। हाइयर पोलैरिटी ऑफ मीडियम या हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, हाइयर रेट ऑफ SN1। ये एक फैक्टर है जो बहुत ही यूनिक फैक्टर है, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये हम लोग कहीं भी फैक्टर नहीं देखते हैं, मतलब ये केवल यहीं पे एक पार्ट आता है, जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा मीडियम का, रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट उतना ही ज्यादा होगा। इन 5 फैक्टर्स का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है, याद रखना है इस चीज को। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। और कंपेयर करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन। उसके बाद फिर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करते हुए आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लो इसके नीचे, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं इन जनरल, क्योंकि ये जो पॉइंट है पोलर प्रोटिक मीडियम, तो बेसिकली पोलर प्रोटिक मीडियम वाटर, अल्कोहल, अमाइन इस तरह के पार्ट होते हैं और ये सब खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। तो जब सॉल्वेंट मीडियम खुद ही एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेगा
तो उस रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग सॉल्वोलिसिस बोल सकते हैं। जैसे वाटर जब एज अ रिएक्टेंट बिहेव करता है तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट को हाइड्रोलिसिस बोला करते हैं। तो सिमिलर टाइप से अगर एक सॉल्वेंट मीडियम एक रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा तो हम लोग टर्म सॉल्वोलिसिस आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या फिर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। SN1 को ही सॉल्वोलिसिस रिएक्शन इन जनरल बोल दिया जाता है। नोट करते जाओ क्वेश्चन। पहले सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करते जाना इसको। ट्राई करो सवाल। 1 2 3 4 5 6। हाँ ट्राई करो।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में वैसे जैसे इन जनरल कभी भी लिविंग ग्रुप और ये डिग्री दोनों चेंज नहीं करेगा, बट अगर चेंज भी करता है तो सोच समझ के ही चेंज करेगा। रैंडम चीजें नहीं होंगी ताकि हम लोग डिसाइड ना कर पाए कि डिग्री को पहले प्रेफरेंस दे कि हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट को पहले प्रेफरेंस दे। जैसे मान लो यहाँ से हम लोग आयोडीन को हटाते हैं, तो आयोडीन को जब हटा रहे हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है, जबकि बाकी जगह पे 2 डिग्री कार्बन है। तो एक तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऊपर से 3 डिग्री कार्बन पे भी है, तो दोनों ही अच्छा चीज है इसमें। तो पहले 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ब्रोमीन हटा और आयोडीन हटा, ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडीन वाले पार्ट के हटने का होगा, पहला चीज। फिर उसके बाद यहाँ 3 डिग्री कार्बन, बगल वाले पार्ट में यहाँ 2 डिग्री कार्बन दे रखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले पार्ट में डेफिनेटली 3 डिग्री वाले पार्ट का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट है। तो ब्रोमीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब लास्ट के दोनों केसेस में हम लोग ब्रोमीन को ज्यादा अच्छे पोजीशन पे डाल सकते हैं। ऐसा सवाल नहीं होगा कि यहाँ पे क्लोरीन दे दे। अब जैसे मान लो थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, तो ब्रोमीन वाला पार्ट में कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, बट ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है लेकिन क्लोरीन पूरा लिविंग ग्रुप है। तो एक फैक्टर लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट की वजह से मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, बट कार्बोकेटायन की वजह से रिएक्टिविटी घट जा रहा है। अब कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग के पास कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ना दे रखे हो। तो ऐसा सवाल नहीं देगा, हमेशा कुछ ना कुछ पावर पार्ट कॉमन होगा। जैसे यहाँ डिग्री कॉमन है और लिविंग ग्रुप एबिलिटी ब्रोमीन वाले पार्ट में ज्यादा है, इसका मतलब 3 और 4 वाले पार्ट में तो थर्ड का रिएक्टिविटी ज्यादा निकल के आएगा। अगर सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, तो इस केस में 3 डिग्री वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये भी निकल के आ गया। और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो डिग्री वाला पार्ट सेम है और आयोडीन वाला पार्ट अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब 1 2 3 4 आराम से ऑर्डर कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड वाले केस में लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हम लोग का सेम है। अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट सेम है तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कोई रेजोनेंस नहीं है, 2 डिग्री कार्बन कोई रेजोनेंस नहीं है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन कोई रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई रेजोनेंस नहीं है तो 3 डिग्री कार्बन का होता है, फिर 2 डिग्री वाले पार्ट का, फिर 1 डिग्री वाले पार्ट का। अब 1 डिग्री में 2 कार्बोकेटायन है, ये भी 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है। कैसे कंपेयर करें? तो फिर हम लोग 1 डिग्री वाले पार्ट में भी कंपैरिजन करने के लिए हाइपर कंजुगेशन ही देखते हैं बेसिकली, इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन जनरल। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग को 2 हाइड्रोजन के साथ हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, जबकि फोर्थ वाले केस में केवल एक ही हाइपर कंजुगेशन है। इसका मतलब हम लोग का 1 वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। थर्ड वाले केस में अगर ब्रोमीन को हटाते हैं तो जो कार्बोकेटायन बनेगा ये एरोमेटिक बनेगा। दूसरे वाले केस में ब्रोमीन को हटाते हैं तो जो कार्बोकेटायन बनेगा ये पार्ट एंटी एरोमेटिक बनेगा। थर्ड वाले केस में कार्बोकेटायन जो बनेगा वापस से कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। तो एक चीज तो फिक्स है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनना चाहेगा, इसका मतलब हम लोग का सेकंड नंबर वाला पार्ट सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। पहला चीज। फर्स्ट और थर्ड हम लोगों का ज्यादा स्टेबल है, दोनों एरोमेटिक है। तो अब दोनों एरोमेटिक है तो दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ज्यादा रेजोनेंस है यहाँ पे, इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी निकल के आएगा। इसका मतलब हम लोग का ओवरऑल थर्ड वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फर्स्ट वाला पार्ट, फिर सेकंड वाला पार्ट, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑर्डर 3 1 2 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 2 1 4 होगा ना? 3 2, अरे सॉरी, इतना प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है भाई, समझा तो हम फोर्थ ही रहे थे। और कोई डाउट? माइक माइक आ गया तेरा नंदिनी? यस सर। यही चीज पहले क्या नहीं मंगवा ली? कितना मस्त डाउट पूछ रही है, फालतू में अपना टाइम खराब करवाई, क्लास नहीं कर पाई। अब शुरू का सारा टॉपिक खाली हो गया तुम्हारा, अब बैठ करके डाउट क्लास देते रहेंगे हम लोग। कोई मिल ही नहीं डाउट? रहा था कहीं पे। क्या? मिल ही नहीं रहा था कहीं पे माइक। माइक ही नहीं मिल रहा था कहीं पे? नहीं।
झूठ मेरा बोलेगी? क्लास में तो नहीं मिला, फिर 4 से लिए, ऑनलाइन भी नहीं था, एक था फिर वो ऑर्डर हो गया। गजब। हम तो डाउट क्लास नहीं दे रहे, हम तो सारा लेक्चर देखे, देखो खुद से, हम दोबारा तो नहीं बोल रहे। केमिस्ट्री का हो गया, बस फिजिक्स का डाउट चाहिए था हमको। बढ़िया है। फिजिक्स अभी वैसे ही ले लेना, खुद से लेक्चर देख देख के सीख लो। नहीं, कुंदन सर बोले दे रहे हैं। ये अच्छा चीज है, हम मेरे दिमाग में आइडिया आया है। हम डिजिटल पैड से ही क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब लाइव क्लास रहेगा तो उसमें भी हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम डिजिटल पैड पे लिखा करेंगे। मेरा जो डिजिटल पैड है ये, या फिर जो आईपैड है, वो सब ब्लूटूथ वाला होता है। तो मस्त हाथ में आईपैड लेकर के घूम रहे हैं, उस पर लिखते जा रहे हैं, उसी को समझाते जा रहे हैं, और प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे चल रहा है सब कुछ, उसका रिकॉर्डिंग चलेगा आराम से मजे से, और वही रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करेंगे। उसी बहाने मेरा लेक्चर उधर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। किसी का क्लास छूटता है, जाओ यूट्यूब पे देखो। किसी का क्लास नहीं नहीं छूटता है तो भी जाओ यूट्यूब पे देखो, दोबारा बोलना नहीं पड़े हमको। क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्डर होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टार मार्क कर लेना, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं और थोड़े ध्यान से उतर जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटायन बनता है तो एक चीज ध्यान रखना होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन is more stable than benzyl carbocation. Although second वाले केस में रेजोनेंस है, but 9 hyperconjugation becomes more effective than resonance of benzene ring, one benzene ring. ये पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। मतलब साइक्लोप्रोपाइल सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन वाला जो पार्ट है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला पार्ट यहाँ पे मिला हम लोगों को, इसके कार्बोकेटायन वाले पार्ट को जब हम लोग बनाएंगे तो ये कार्बोकेटायन वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन शो करता है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है एज कम्पेयर टू एक बेंजाइलिक कार्बन। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, केवल एक बेंजीन का रेजोनेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे CH3 हम लोग ऐड कर दें तो फिर से सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर केवल एक सिंगल बेंजीन रहा तो हम लोग का पहला वाला कंपाउंड ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटायन के केस में, इसलिए रिएक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगा। ये एक ऑर्डर का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में ऑर्डर होना चाहिए 2, 3, 1। कोई डाउट तो पूछ लो, डाउट नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में 1, 2, 3, कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ो। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट है किसी को? चलो बढ़िया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अगला हेडिंग डालना। हेडिंग का छोटा सा पॉइंट है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला जो नाम ध्यान रखना है CH3X वाले पार्ट का। मिथाइल हैलाइड वाला पार्ट हम लोगों का कार्बोकेटायन बहुत ही लेस स्टेबल दे सकता है, तो इसलिए इतना लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है ये कंपाउंड वाला पार्ट, हम लोग का कार्बोकेटायन नहीं बनाना चाहेगा, ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं दे सकता, सबसे पहला पार्ट। दूसरा विनाइल हैलाइड, और विनाइल हैलाइड के जैसा ही हम लोग फिर अराइल हैलाइड की बात कर सकते हैं। अराइल हैलाइड बोलो या फिर बेंजाइल हैलाइड बोलो, सॉरी बेंजाइलिक कार्बन, हाँ ठीक है, बेंजाइल हैलाइड बोलो, ये दोनों के दोनों पार्ट हम लोग के रिएक्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बनता है, सबसे पहला चीज बहुत ही लेस स्टेबल होता है। तो एक तो ये पार्ट वेरी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे पहला। और उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है हम लोग को, जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, मतलब रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ भी लोन पेयर है, इसका मतलब रेजोनेंस कर सकता है। तो जो हम लोग का लोन पेयर वाले पार्ट का रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा तो उसके वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो इस केस में लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो ये एक रीज़न है जो ध्यान रखना होता है, तुम्हारे बोर्ड के परस्पेक्टिव से भी ध्यान रखना होता है। इस चीज़ को नीचे नोट करा देते हैं, फटाफट नोट करते जाओ डायग्राम के साथ। partial double bond character due to resonance between halogen and carbon. Therefore, leaving group ability is very much reduced.
Therefore, living group ability is very much reduced. इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल के लिए। ये सब याद रखने वाले पॉइंट्स, इसको याद रखना ही होगा। इसको समझने का तरीका तो है, बट समझ के भी इसको रटना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ब्रिज हेड वाले पार्ट के ऊपर अगर हेलोजन हुआ तो, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन भी नहीं बन सकता। दो तीन रीजन है। पहला चीज ये कि ब्रिज हेड के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। उसके पीछे भी दो रीजन है। पहला ये चीज sp2 नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड, नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड, और इसी में हम लोग मेंशन कर सकते हैं वायलेशन ऑफ ब्रेट्स रूल, वायलेशन ऑफ ब्रेट्स रूल, नोट कर लो। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट बहुत ही पुअर हो, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। बहुत पुअर लिविंग ग्रुप, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप में जैसे हम लोग OH ग्रुप की बात कर सकते हैं, हम लोग NH2 ग्रुप की बात कर सकते हैं, हम लोग फ्लोरीन ग्रुप की बात कर सकते हैं। इस तरह के अगर लिविंग ग्रुप्स हुए तो इन सबको हटा पाना पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्टली। OH माइनस जल्दी नहीं हटता, NH2 माइनस नहीं हटता, F माइनस नहीं हटता डायरेक्टली। तो इसके वजह से इन सब केसेस में हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है वो चाह के भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लिविंग ग्रुप हटेगा नहीं तब तक कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, तब तक रिएक्शन करा नहीं सकते। तो ये सब कंपाउंड हम लोग के रिएक्शंस नहीं देते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ये 5 कंपाउंड्स का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। ये 5 तरह के केसेस में हम लोग SN1 रिएक्शन नहीं करा सकते। बाकी तो SN1 रिएक्शन कहीं भी कराते जाओ, प्रोडक्ट बनाने वाला काम बड़ा ही आसान सा है, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का। और स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट के बाद हम लोग आराम से, चलो स्टीरियो केमिस्ट्री, हाँ ठीक है, पहले स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम स्टार मार्क करा रहे हैं। इस पॉइंट को अच्छे से रट करके याद रखना। वैसे ये पॉइंट हम लोग कम से कम 1 2 3 3 बार रिपीट करेंगे, 3 या 4 बार रिपीट करेंगे अलग अलग मैकेनिज्म में। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जब भी कभी sp2 कार्बन sp3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पॉइंट वापस से बोल रहे हैं, जब भी कभी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा तो, और उसमें अगर एक कायरल सेंटर बनता है तो हमेशा उसमें R+S कन्फिग्रेशन बनेगा। फिर से बोल रहे इस चीज को, जब भी एक एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 में कन्वर्ट होता है और अगर उसमें एक कायरल सेंटर है तो हमेशा उस कायरल सेंटर पे R+S कन्फिग्रेशन बनेगा ही बनेगा, हमेशा R+S कन्फिग्रेशन बनेगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग अपने रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, हेडिंग वगैरह नोट कर लो अपने कॉपी में। अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में ऑलमोस्ट इस तरह का रिएक्शन था कि हम लोग का एक कार्बन चेन वाला पार्ट था, फिर उसके अलावा हम लोगों का यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट था, उसके अलावा मान लो यहाँ R2 ग्रुप है और यहाँ R3 ग्रुप है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा था Br माइनस, तो यहाँ माइनस Br माइनस कर दिया, माइनस Br माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया उस चीज को। तो हम लोगों के इस स्टेप में कार्बन वाले पार्ट के ऊपर एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया R3 और उसके अलावा R2। और जब भी कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन आया इसका मतलब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इसके बाद जब हम लोग का इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ तो न्यूक्लियोफाइल के अटैचमेंट के बाद R के साथ कार्बन, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, यहाँ वाले पार्ट पे R3 और यहाँ वाले पार्ट पे R2, एक कायरल सेंटर है। तो अगर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट इस कार्बन में हम लोग को sp3 दिख रहा विथ कायरल सेंटर, अगर sp2 वाला पार्ट sp3 में कन्वर्ट होगा तो हमेशा हम लोगों का
R प्लस एस कन्फिग्रेशन बनेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब हम लोगों का SN1 रिएक्शन होता है तो SN1 रिएक्शन के टाइम पे हम लोग को R प्लस एस दोनों कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन मिलता है। तो इसमें एक चीज बोल सकते हैं, जैसे मान लो अगर इस कंपाउंड वाले पार्ट में केवल एक ही कंपाउंड है, मान लो केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, और एक ही प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का एक ही कैरल सेंटर है, तो एक ही अगर कैरल सेंटर है तो केवल R और S कन्फिग्रेशन बनेगा। और हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रिसेंटली पढ़े हैं, अगर एक कंपाउंड के अंदर हम लोगों का केवल एक ही सिंगल कैरल सेंटर है जिसमें R कन्फिग्रेशन या S कन्फिग्रेशन बन सकता है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट आपस में इनएंशियोमर्स रहेंगे। इसका मतलब जब हम लोग एक रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में हम लोगों को इनएंशियोमरिक मिक्सचर का फॉर्मेशन मिलेगा। और जब हम लोगों का इनएंशियोमरिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है एक रिएक्शन के टाइम पे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन या फिर ओवरऑल इसी चीज को हम लोग रेस्माइजेशन भी बोल सकते हैं। मतलब जब मान लो कि इसमें रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने पे 50% R 50% S बनेगा। ऑल्दो रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, बट एनसीईआरटी में हम लोग आइडियल सिचुएशन पढ़ाई कर रहे होते हैं। आइडियल सिचुएशन में हम लोग का 50% R 50% S बनता है। अगर एक रिएक्शन में एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा और उसमें हमेशा 50% R 50% S बन रहा, तो इस प्रोसेस को हम लोग आराम से रेस्माइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। वैसे इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये, डायग्राम नोट मत करना भी। रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है, जैसे मान लो हम लोग इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, R के साथ कार्बन वाला पार्ट है, कार्बन वाले पार्ट के अलावा एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, उसके अलावा सॉलिड पे हम लोग का एक ग्रुप है R2 और डैश वाले पार्ट पे ग्रुप है R3। अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा तो लिविंग ग्रुप हटने से हम लोग का जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मालूम है तुम लोगों को, ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लोग का यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा तो इस केस में हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आएगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया इस कार्बन वाले पार्ट पे, मतलब ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैच हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नीचे से भी अटैच हो सकता है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक प्लानर स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल सामने से ऊपर से आ जाए या नीचे से आ जाए। क्योंकि जैसे प्लानर स्ट्रक्चर है तो पी ऑर्बिटल बिल्कुल बीच में होगा कार्बन पे, तो ये पी ऑर्बिटल बाहर निकल रखा है या फिर पीछे जा रखा है। तो अगर मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल दूसरे साइड, तो न्यूक्लियोफाइल आइदर इस ऑर्बिटल में चला जाए या फिर दूसरे वाले साइड में चला जाए। न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों जगह खाली है। इसका मतलब अगर पहला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऊपर वाले पार्ट में चला गया, तो उसके वजह से हम लोग का ये स्ट्रक्चर निकल के आएगा, आर के साथ ऊपर वाले साइड में न्यूक्लियोफाइल, उसके अलावा हम लोगों के सॉलिड वाले पार्ट के ऊपर R1 ग्रुप और डैश वाले पार्ट पे R2 ग्रुप। ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट वाले साइड से। बट अगर नीचे वाले साइड में जाते हैं तो नीचे वाले साइड में जब हम लोग जाएंगे तो R के साथ जो लाइन हम लोग को नॉर्मल ऊपर जा रहा था, ये ऊपर वाला लाइन नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। उसके अलावा जो ग्रुप सॉलिड पे था वो सॉलिड पे ही रहेगा, बस डिफरेंस ये है कि उस सॉलिड पे अब ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो ग्रुप डैश पे था वो डैश पे रहेगा लेकिन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो जब हम लोग का इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर ढंग से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हम लोग के इनएंशियोमर्स वाले पार्ट है। अगर ढंग से देखें तो पता चल जाएगा कि इनएंशियोमर है। जैसे हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं इस डायग्राम के साथ, अभी नोट मत करना। फ्लिप करने का ऑर्डर कहाँ से होता है? फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अच्छा रोटेट करना था, फ्लिप कर दिया गलती से। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको रोटेट कर रहे हैं, मान लो रोटेट 90 डिग्री, फिर वापस से रोटेट 90 डिग्री। चलो मान लो ऐसा रोटेट किया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इसका मिरर इमेज यहाँ पे है। उसके अलावा हम लोगों का आर वाले पार्ट का मिरर इमेज नॉर्मल लाइन पे आर है, बस ग्रुप उल्टा दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन ग्रुप तो यहाँ पे आर ही है। यहाँ वाले पार्ट में ऊपर R1 दिख रहा है तो ऐसा लिख देते हैं R1, यहाँ वाले पार्ट में बीच में R2 और नीचे वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मिरर इमेज न्यूक्लियोफाइल है, R3 का मिरर इमेज डैश पे R3 है, सॉलिड पे R2 का मिरर इमेज यहाँ पे R2 वाला पार्ट है। तो हम लोग अगर ये रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं तो रिएक्शन में
ऊपर साइड से न्यूक्लियोफाइल जाएगा या नीचे साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो इन दोनों तरह के पॉसिबिलिटीज से हम लोग का न्यूक्लियोफाइल आइदर ऊपर अटैच हुआ या फिर नीचे अटैच हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों पार्ट जो बनते हैं ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज एक इनैंशियोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस चीज को हम लोग इनैंशियोमर बोलते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक ही कैरल सेंटर है तो एक आर फॉर्मेशन होगा और दूसरा वाला पार्ट एस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हम इस इतना स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसको सिंपल तरीके से ऐसा मेंशन कर रहे हैं। अगर हम लोग का कभी भी sp3 से sp2 में कन्वर्जन हुआ, कभी भी अगर sp2 से हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन में गए जहाँ पे कैरल सेंटर जनरेट हुआ, तो हमेशा r प्लस एस बनेगा, मतलब रेस्माइजेशन प्रोसेस होगा या रेस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जनरलाइज पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना होता है, इसको नोट करो। ये डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला डायग्राम नोट करना होगा। पहले ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लो और इसको स्टार मार्क करके रखना पॉइंट को। और इसको नोट करने के बाद नीचे का डायग्राम नोट कर लो, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाले पार्ट का। इसमें एक और पॉइंट है, अभी पहले डायग्राम नोट करो फिर बताते हैं। अगर डायग्राम नोट कर लिया होगा तो एक छोटे से पॉइंट पे आते हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, आर वाले पार्ट के साथ जो हम लोग का स्ट्रक्चर था उसमें लिविंग ग्रुप वाला पार्ट ब्रोमीन ऊपर था पहले, और उसके अलावा सॉलिड वाले पार्ट पे ग्रुप था और डैश वाले पार्ट पे ग्रुप था। ऐसा R1 और R2 मेंशन कर दिया, या R2 या R3 था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन सा था। जब न्यूक्लियोफाइल का हम लोग अटैचमेंट कराए तो एक स्ट्रक्चर ये था जहाँ पे Br माइनस था, एग्जैक्टली वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया था। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन था तो बाकी सारा का सारा जो ग्रुप है इन जनरल कार्बन ग्रुप होता है, इन जनरल कार्बन ग्रुप है। तो अगर हम लोग बाकी सारे के सारे ग्रुप्स को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं जो कि इन जनरल कार्बन ग्रुप्स वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कार्बन के अलावा कोई भी अगर एटम हुआ जो कि एक लिविंग ग्रुप है, तो ये सब एटम्स डेफिनेटली हायर एटॉमिक नंबर वाले पार्ट के होंगे। मतलब अपने कार्बन चेन के स्ट्रक्चर में हमेशा यह प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। बाकी पार्ट हो सकता है 2, 3, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर मान लेते ये 2 प्रायोरिटी है, ये 3rd प्रायोरिटी या 4 प्रायोरिटी है, जब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते थे तो प्रायोरिटी रूल की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट हट करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल भी हमेशा वही एटम्स होंगे जो कार्बन वाले पार्ट से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले पार्ट होंगे।
तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग का पहले जो लिविंग ग्रुप था उसका ये प्रायोरिटी 1 था, अभी लिविंग ग्रुप हट के जो न्यूक्लियोफाइल आया उसका ये प्रायोरिटी 1 ही है। इसका मतलब प्रायोरिटी का ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ। तो इन केस अगर शुरुआत में कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आ रहा होता, तो जब हम लोग लिविंग ग्रुप के जगह पे एग्जैक्टली लिविंग ग्रुप वाले जगह पे अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया तो आर कॉन्फ़िगरेशन आर में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज देखो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब रिएक्शन कराए तो ऊपर से भी अटैक है नीचे से भी अटैक है, बेसिकली जो दो ग्रुप बन रहे हैं ये दोनों के दोनों ये है इनैंशोमर है। इसका मतलब अगर इसमें से एक ग्रुप हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं तो दूसरा वाला पार्ट उसका मिरर इमेज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा। तो जिस स्ट्रक्चर में लिविंग ग्रुप के जगह पे बस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गया और कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए, तो उसमें तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा। लेकिन जो दूसरा पार्ट निकल के आया था जहाँ पे इसका मिरर इमेज वाला पार्ट आया था, आर के साथ न्यूक्लियोफाइल डैश वाले पार्ट पे हम लोग का R3 ग्रुप और सॉलिड वाले पार्ट पे R2 ग्रुप, इस कार्बन वाले पार्ट में हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन S निकल के आएगा। तो एक चीज सोच के देखो, रिएक्टेंट वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन R है और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन R है, मतलब अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R था तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R ही रह गया, एक पॉसिबिलिटी। या रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन S हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी। तो अगर R कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट में भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन R रह गया तो इस तरह के सिनेरियो को हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट बोला करते हैं। मतलब अगर हम लोग का रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो इस चीज़ को हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट के जैसा मेंशन कर दिया करेंगे, पहला चीज़। और अगर हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, मतलब जैसे हम लोग स्विचिंग करते थे जिस तरीके से, उसी टाइप से यहाँ पे अगर हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया तो इस चीज़ को हम लोग अपने लैंग्वेज में इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला करते हैं। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम लोगों का SN1 रिएक्शन होता है तो SN1 रिएक्शन के टाइम पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रेस्माइशन तो होता ही होता है। इस एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो नीचे स्टार मार्क करके। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन racemization takes place with the formation of retention and inversion products in equal amounts, in equal amounts। और एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखा है जिसको हम लोग को आइडियली मान के चलना है। एक्चुअली इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। ये चीज़ हम लोग SN2 के रिएक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया करेंगे। नोट कर लो इस चीज़ को। क्या आवाज आ रहा है भाई? चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस। और सवाल में मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे तो मेजर बनाना है, ऑल प्रोडक्ट बोलेंगे तो ऑल बनाना है, स्टीरियोइसोमरिज्म बोलेंगे तो स्टीरियोइसोमरिज्म वाला पार्ट बनाना है। हर एक क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे हम। फाइंड द प्रोडक्ट्स, शुरू का कुछ एग्जांपल हम मेंशन करके बताते जाएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, in the following solvolysis reactions। चलो ध्यान दो। सबसे पहला सवाल तो सबसे आसान सवाल बता देते हैं ताकि हम बना पाए इस चीज को आराम से। चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज, ये रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इस रिएक्शन वाले पार्ट में जैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अभी के लिए हम इस रिएक्शन को पूरा स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रहे हैं ढंग से। सबसे पहला चीज जो इसमें कंसिडर करना, जो तुम लोगों को ध्यान रखना है, अगर इस तरह का सवाल आएगा
तो पहले तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में, जैसे अभी के लिए हमको मालूम है कि SN1 रिएक्शन है, बाद में ये भी पता करना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन है या नहीं, ये हम लोग SN1 SN2 E1 E2 के बाद मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो ब्रोमीन है इसको यहाँ से हटाओ और कार्बोकैटायन बनाओ, सबसे पहला काम। तो इस पूरे स्टेप में एक तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस कार्बोकैटायन वाले पार्ट में हमेशा ये चेक कर लिया करना कि रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जैसे ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन वाला पार्ट 3 डिग्री कार्बन पे है और बगल में हम लोग के 1 डिग्री कार्बन है, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो फिर हम लोग इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे हम पहले इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बता रहे हैं, फिर इसका हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे तुम लोगों को। एक तो ये चीज़ कि ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट किया। जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी एटम लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे ये चीज़ हम लोग रेजोनेंस से सीखते आ रहे हैं, मान लो ऐसा इस कंपाउंड में रेजोनेंस हुआ तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर डोनेट किया तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर हम लोग के पास माइनस चार्ज और ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर प्लस चार्ज होता था। तो जो भी एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता था, अगर वो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता था। अगर यहाँ पे मेरे पास एक निगेटिव चार्ज होता तो फिर कंपाउंड वाला पार्ट न्यूट्रल निकल के आता। बेसिकली जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड होता है। तो अगर जीरो चार्ज था तो +1 हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज था तो जीरो चार्ज बच जाएगा। मतलब जब हम लोगों का H2O वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तब इस केस में हम लोग के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पॉइंट हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। जब भी कभी किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में हम लोगों के पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब एग्जिस्ट करेगा और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब भी कभी, फिर से बोल रहे इस चीज़ को, जब भी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करेंगे हम लोगों के पास जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहा प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन भी रहा, तो इन तरह के केसेस में हाइड्रोजन वाला पार्ट अपना बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके हटा देता है, H+ के फॉर्म में खुद बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच करके H+ वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया। तो जब भी कभी इस तरह का सिनेरियो होगा तो आराम से हम लोग H+ को रिमूव करा के ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पूरा स्टेप है जो कंसिडर करना था। लेकिन ये लास्ट के 2 स्टेप को ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मान लो ये कार्बोकैटायन बना मेरे पास, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद हम लोग के पास H2O है। अब H2O को इस तरीके से सोचना कि इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा। तो जैसे अगर हम लोग H2O की बात अगर करें तो H2O वाले पार्ट में हम लोग H+ को हटा करके, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो H+ ही बाहर निकलता है। तो अगर यहाँ से H+ को डिसोसिएट करेंगे तो बचेगा अपने पास OH-। तो अगर H2O का डिसोसिएशन करें हम लोग तो उसके डिसोसिएशन से हम लोग को H+ और OH- मिलेगा। अगर हम लोग के पास अल्कोहल होता तो अल्कोहल में भी हम लोग H+ को ही हटाते, तो इस केस में हम लोग को RO- और H+ मिलता। तो बेसिकली जो भी हम लोग का स्पीसीज देगा उस स्पीसीज वाले पार्ट को डिसोसिएट करके उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना। जो नेगेटिव पार्ट होगा ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। OH- अगर न्यूक्लियोफाइल है तो आराम से ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ का बॉन्ड बनाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक चार्ज एड अप हुआ बट नेट चार्ज 0 निकल के आ गया। तो हम लोग ये जो 2 स्टेप है इसको स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से इसमें गए और यहाँ वाले पार्ट से आगे चले गए। तो हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हुए काम कर सकते हैं। अगर इसको और शॉर्ट करना है तो ऐसा करते हैं, ये अपने पास रिएक्टेंट दे रखा, सबसे पहला काम सब एक ही स्टेप में करना है यहाँ पे हम लोगों को। सबसे पहला काम ब्रोमीन को हटाया, पॉजिटिव चार्ज बनाया यहाँ पे। इसी में चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो H2 वाले पार्ट में हम लोग के पास H+ और OH- है, यहीं से OH- को इस पे ऐड किया और प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा दिया। मतलब हम लोग एक स्टेप में भी इस चीज़ को आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। हम लोगों को इतने सारे स्टेप्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने के लिए केवल लिखा था, इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो पहला स्टेप कार्बोकैटायन बनाओ, दूसरा स्टेप कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट चेक करो, अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कराओ, अगर नहीं है तो फिर तीसरे स्टेप पे जाओ, जो न्यूक्लियोफाइल है
या फिर जो भी स्पीसीज दिया है सॉल्वेंट में उसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है उस चीज को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको उस कार्बोकेटायन पे ऐड करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और क्योंकि पहली बार रिएक्शन वाले पार्ट को सीख रहे हैं तो अभी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे 3-4 रिएक्शन में अपने आप समझ में आने लग जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। फिर इसमें साथ में तो HBr ही बनेगा ना? हाँ, बट HBr कार्बन से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं, इसलिए उसको लिख नहीं रहे हम। इस साइड में कलाकारी कौन कर रहा है भाई? मृणाल? इस पूरे रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछता तो यही बनेगा, अगर माइनर प्रोडक्ट पूछता तो यही बनता, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यही बनता, स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी एक ही रहता, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, इसलिए एग्जांपल शुरू किए हैं। मृणाल, आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। ये तेरा भाई कहाँ है? नेट प्रॉब्लम है सर, उसका नेटवर्क नहीं आता। तो पहले तो दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करने लग गया था। नहीं, हम घर आ गए ना। घर आ गए मतलब? उसके घर गए थे हम, फिर अच्छा, आ गए अपने घर। ओके। अच्छा, तो जब तू उसके घर गया था तब क्लास कर पाया था दोनों बैठ करके? हाँ सर, मेरा फोन था उस टाइम, मतलब ओके, मेरा फोन से हॉटस्पॉट लिए थे। अच्छा। चलो, पहले वाले पार्ट को अगर नोट कर लिया तो फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलता है। चलो ध्यान दो। मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3OH के साथ। तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोगों के रिएक्टेंट वाले पार्ट में हम लोगों का जो मीडियम है वो खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें मीडियम में CH3OH के अलावा कुछ दिया भी नहीं है, तो हो सकता है सवाल ऐसा भी दे दे CH3OH, तो भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम पोलर प्रोटिक मीडियम है और खुद एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर रहा। तो जब भी कभी सॉल्वेंट खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो उसको सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। सबसे पहला काम, अगर हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप को हटाओ, कार्बोकेटायन उसी कार्बन पर बना के देखो कि उसके बाद कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बन है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा। अगर इन केस रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट वाले सिनेरियो में पॉजिटिव चार्ज अलग से बना के रख लो, ताकि रीअरेंजमेंट के टाइम पे कोई गलती ना करे, क्योंकि ये स्टेप इसलिए बोल रहे करने, इन जनरल ये भी हो सकता है सवाल में कि पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, जैसे यहीं पे लिख देते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मान लो इसी सवाल में लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोग एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसा लिख दिया।
तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना होगा तो सारे कार्बोकेटायन बनाने आना चाहिए, सारे कार्बोकेटायन। तो जैसे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना ये तो होगा। इसके अलावा फिर अगर हम लोग यहाँ रीअरेंजमेंट कराते हैं तो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये अपना कार्बोकेटायन बन जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से। अब इसके बाद फर्दर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग के पास ये दो कार्बोकेटायन आए जिसको हम लोग को कंसिडर करते हुए काम करना है। तो पहले वाले पार्ट में अगर हम लोग इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराए तो CH3OH, इसमें हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा तो शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग का H+ हमेशा हटता है। जब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो H+ हटेगा, तो इस केस में CH3O- होगा और साथ ही साथ H+, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH3O- है। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को इस कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट कराओ या इस कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट कराओ, अपने मन के ऊपर है। अगर हम लोग CH3OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों का CH3O- कार्बन के ऊपर ऐड होगा, मतलब OCH3 का फॉर्मेशन होगा। दूसरे वाले केस में भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो दूसरे वाले पार्ट में भी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस पे ऑक्सीजन अटैच्ड होगा और यहाँ से OCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का सवाल है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जो बनेगा हमेशा उसी से मेजर प्रोडक्ट बनाया करेंगे। मतलब पहला कार्बोकेटायन बना लेकिन रीअरेंजमेंट में गया तो हमेशा रीअरेंजमेंट होने पे, और रीअरेंजमेंट इंस्टेंटेनियस होता है और हमेशा होता है, तो हमेशा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, जिसके वजह से हमेशा इस पार्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। और जिस कार्बोकेटायन का अमाउंट ज़्यादा है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त रीअरेंजमेंट के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे जाओ और वहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको मेजर प्रोडक्ट के लिए कंसिडर कर लो। तो यहाँ से ये पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला पार्ट अपना माइनर प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं अपने पास? दो। दो में मेजर कौन सा है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद मिला वो चीज़, और बाकी जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट में कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बट जो स्टेप्स बोला है इन सब स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखना है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनाना है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन वाले पार्ट को हम लोग आराम से रीअरेंजमेंट में लेके जाएंगे न्यूक्लियोफाइल को, उसके बाद फिर फाइनली ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सर इसमें माइनर और मेजर किस बेसिस पे बोल रहे हैं? माइनर और मेजर का क्या मतलब होता है? माइनर को छोटा प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। अमाउंट के बेसिस पे बोल रहे हैं। माइनर प्रोडक्ट मतलब कम अमाउंट में बना, मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा अमाउंट में बना। Yes. तो कार्बोकेटायन जैसे मान लो कि ये कार्बोकेटायन वाला पार्ट जो बना ये अपने आप को रीअरेंज कर लिया, तो जो कार्बोकेटायन है उसका अमाउंट कम हो गया। 100 मोल था, अब 100 मोल वाले में से मान लो 90 मोल दूसरे वाले कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो 10 ही मोल बचा, दूसरा वाला पार्ट 90 मोल बचा, और 90 मोल से प्रोडक्ट 90 मोल बनेगा, 10 मोल से प्रोडक्ट 10 मोल बनेगा। तो अमाउंट अगर कम हो गया तो माइनर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. और कोई डाउट किसी को? अभी इनिशियली रिएक्शन में किदम चल रहा है तो डाउट पूछो। रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन सब स्टेप्स को सीखना है अभी। एक तरीके से बस इनिशिएशन ही है, और इसके बाद जब आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा तो इन सब चीज़ों का यूज आएगा उधर। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आराम से क्लियर करते जाना है, वरना डाउट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कितना टाइम हो गया है? टाइम हो गया तो चलो ठीक है, आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कुछ होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को, उसको ट्राई करके देखना, क्योंकि 6:45 से क्लास है। पहले हम होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को देखना। सर इसमें टोटल हो गया कितना, दो सर? हाँ, होमवर्क नोट करो तुम्हारे बुकलेट में। SN1 SN2, हाँ, बुकलेट वाले पार्ट में जो एक्सरसाइज 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 55, 56, एक्सरसाइज 1 का 55, 56, 57, 58, 59,
एक्सरसाइज नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में ढूंढना, ये तुम्हारा खुद से काम है ढूंढने का, बाकी हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे इस चीज का, बॉइलिंग पॉइंट का। अभी के लिए खुद से ढूंढना है इस चीज को। 4 नंबर 7 23 40 हाइड्रोलाइज्ड बोला है, इसका मतलब हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वाटर के साथ रिएक्शन। फोर्टी 48 चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन शुरुआत में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग SN2 रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन हम काफी कम कराएंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री का 2 या 3 सवाल, क्योंकि जब हम लोग का SN1 SN2 E1 E2 एल्कोहल फिनॉल एल्कोहल ईथर और अल्काइल हाइड खत्म होगा तो फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के, थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे और भी क्वेश्चन हो गए। एक या 1.5 लेक्चर केवल क्वेश्चंस में जाएगा, तो इसलिए अभी केवल बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना अपना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।